नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। एनएचपीसी के बारे में बात करेंगे, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के बारे में, जहां इसका करंट प्राइस 74 रुपीज के आसपास चल रहा है और इसने अपना ऑल टाइम हाई 118 रुपए का लगाया है, जहां से 38% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। पिछले 2-3 सेशन में मार्केट थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश जरूर कर रहा है, जहां पे खास करके मिड कैप, स्मॉल कैप और निफ्टी के जितने भी इंडेक्सेस हैं, इनमें थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि एनएचपीसी के बारे में यहाँ बात करना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि एक बहुत बड़ी क्रेडिट एजेंसी जो रेटिंग्स देती है, सीएलएसए, इसने टाटा पावर, एनएचपीसी और जेएसडब्ल्यू पे एक नई रिपोर्ट निकाला है, जिसमें इसने कहा है कि अगर मार्केट में तेजी आती है तो खास करके इन 3 पावर कंपनियों में काफी ज्यादा अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे और शॉर्ट टर्म बेसिस पे ये अपने जो ऑल टाइम हाई है वहां पे जाते हुए दिख सकते हैं, जहां पे इसने एनएचपीसी पे ज्यादा जोर दिया है। अब यहाँ बात समझने की ये आती है कि हाल ही में हमने एनएचपीसी का Q3 का रिजल्ट देखा है, जो कि अच्छा नहीं आया है। खास करके अपने पिछले 2 क्वार्टर से तो बिल्कुल अच्छा नहीं आया है। नेट प्रॉफिट काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है और रेवेन्यूज में भी काफी ज्यादा हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। हालांकि इसके कुछ सर्कमस्टांसेस थे जिसके वजह से ये डिक्लाइंस देखने को मिली है। वो वेदर कंडीशंस हो सकते हैं या मैनेजमेंट का जो ऑपरेटिंग लेवल है वहां हो सकता है। लेकिन कुछ भी है, तो जब Q3 का रिजल्ट सही नहीं आया है तो ये चीजें शेयर पे इंपैक्ट होते हुए दिखना था और वो दिखा भी। 80-82 के रुपए से जो शेयर का प्राइस था वो 71 तक चला गया था, जो कि 52 वीक का सबसे लोएस्ट टर्म है। अब अगर किसी क्रेडिट एजेंसी ने इसे रेटिंग दिया और वहां पे रिटेलर्स इस न्यूज को पढ़ के वापस से इसमें एंट्री करते हैं तो क्या पोटेंशियल बन सकता है, तो यहाँ पे इन चीजों को जानेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम एनएचपीसी के बारे में ये समझ ले कि अब एनएचपीसी के मैनेजमेंट ने भी पिछले साल ये घोषणा कर दिया था कि नेट जीरो कार्बन एमिशन के तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 2047 तक जीरो कार्बन एमिशन के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक परसेप्शन लिया गया है, वहां पे एनएचपीसी भी खड़ा होते दिख रहा है। ये सिर्फ अपने जो बिजली का उत्पादन है, ये सिर्फ हाइड्रो प्रोजेक्ट से ही रिलेट नहीं रखना चाहता, ये सोलर और विंड में भी हाथ आजमा रहा है। जहां पे सोलर प्रोजेक्ट के नाम पे उड़ीसा और राजस्थान में इसके काफी बड़े बड़े जो सोलर पावर पार्क्स है वो बनते हुए हमें देख सकते हैं। हम इसके पी रेशियो की बात करें, जहां प्राइस टू अर्निंग 29 का है, जो अभी भी महंगा है, खास करके इस सेगमेंट में, इस सेक्टर में काम करते हुए कंपनियों के साथ। अगर आप देख सकें तो यहाँ पे टाटा पावर जैसी कंपनी का भी 29 का पी है, लेकिन वो प्राइवेट फर्म है, उनका पी थोड़ा सा महंगा ही रहता है। तो उस हिसाब से एनएचपीसी को देखें तो इसका पी अभी भी बहुत कम होना चाहिए था। वहीं पे जेएसडब्ल्यू से आप कंपेयर करें तो उसका पी ज्यादा है, और बाकी के जितने भी गवर्नमेंट के कंपनी है जो कि पीएसयू कंपनियां हैं, उसके साथ आप कंपेयर करेंगे तो एनएचपीसी का थोड़ा सा ज्यादा ही पी आपको लगेगा। पे आप पावर ग्रिड एनटीपीसी के साथ इसे कंपेयर करते हैं तो उनका पी जरूर सस्ता है, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा कि एनएचपीसी से वो कई ज्यादा गुना बड़ी कंपनियां भी हैं। जहां पे अडानी के साथ अगर हम प्राइवेटली इसे कंपेयर करें तो अडानी का पी रेशियो हमें कम दिखता है, लेकिन इस समय उसका शेयर प्राइस 45% से ज्यादा के डिक्लाइन पे भी है। तो ये सब चीजें अलग अलग कंपनी के हिसाब से रेटिंग होती है। जरूरी नहीं है कि एनएचपीसी का अगर पी रेशियो कम या ज्यादा है तो बाकी कंपनियों के हिसाब से वो सही होगा। तो ये चीजें भी समझनी जरूरी हो जाती है। अब अगर हम इसके बुक वैल्यू को देखें तो यहाँ पे इसका बुक वैल्यू 40 रुपए का है, यानी कि ये अपने बुक वैल्यू के 2 गुना ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है, जो कि शेयर के लिए उतनी अच्छी बात नहीं है, खास करके पीएसयू कंपनी के रिगार्डिंग। क्योंकि इस समय ज्यादा से ज्यादा पीएसयू के आप जितने भी इलेक्ट्रिकल फाइनेंस में देखेंगे या जितने भी नॉन बैंकिंग में या बैंकिंग सेक्टर में आप देखेंगे, तो कंपनियां मार्केट के करेक्शन के साथ ही अपने पी वैल्यू के आसपास और प्लस बुक वैल्यू के भी आसपास दिख रही है, जहां पे बैंक्स कितने सारे हैं वो अपने जो बुक वैल्यूज के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। Q2 में आप देख सकते हैं कि एनएचपीसी का 3052 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो आया था, जो कि इस बार के एंड क्वार्टर में जो Q3 है वहां पे 2287 करोड़ का है, काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। 800 करोड़ से ज्यादा का जो रेवेन्यू है वो कम आया है इस बार। और वहीं पे ऑपरेटिंग मार्जिन पे अगर हम नेट प्रॉफिट इसका देखते हैं तो नेट प्रॉफिट अगर आप Q2 का देखेंगे तो 1060 करोड़ का है, जहां पे इस बार Q3 में जो नेट प्रॉफिट आया है इसका पीसी का 330 करोड़ का। तो ये काफी ज्यादा डिक्लाइन हो रहा है, लगभग 600 से 625 करोड़ ज्यादा जो नेट प्रॉफिट है वो कम आया है। हालांकि इतने कम नेट प्रॉफिट आने का जो कारण है उसमें मैनेजमेंट का जो वर्डिक्ट है वो यही है कि वेदर कंडीशंस की वजह से बहुत सारे स्टेट्स में फ्लड होने की वजह से और मानसून से जो नॉर्थ इंडिया में, उसके वजह से जो पावर प्लांट्स है और खास करके हाइड्रो पावर जनरेशन प्लांट्स है उन्हें थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ गया। इस वजह से पावर की
जनरेशन कम हुई, डिमांड में भी थोड़ी सी कमी आई थी क्योंकि इनका ज्यादातर काम मानसून एरिया में ही होता है, तो वहां से डिमांड की कमी होने की वजह से रेवेन्यू में ये डिक्लाइन आया। लेकिन ये सीजन बेस्ड है, अगर हम इसे ईयर ऑन ईयर पे भी देखें तो सेम इसी में 2023 का जो दिसंबर था, एक साल पहले, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी सेम यही रिजल्ट थे जो इस बार आए। बीच में जो अभी जैसे हमारा समर सीजन चालू हो जाएगा, तो कंपनी का ये कहना है कि Q4 फिर नेक्स्ट ईयर 2025 टू 26 का जो नया क्वार्टर बिगन होगा, Q1, 2, 3, यहाँ पे वापस से ये रिवाइव करता हुआ दिखेगा। और शायद इसी कैटेगरी के वजह से, इसी क्रिशल के वजह से जो CLSA है और बाकी की रेटिंग एजेंसियां हैं, उन्होंने NHPC के खराब रिजल्ट पे भी अच्छा एक आकलन लगाया है, एक अच्छी रेटिंग दी है कि आने वाले समय में इसका शेयर प्राइस ऊपर जा सकता है, क्योंकि इनका एक प्रेडिक्शन भी हो सकता है कि Q4 का रिजल्ट और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के Q1, 2 और 3 का जो रिजल्ट होगा वो काफी बेहतरीन आ सकता है। तो इन चीजों पे निर्भर होता है कि आने वाला जो शेयर प्राइस है कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को देखते हुए किस तरीके से जंप लेता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि NHPC आने वाले समय में किस विजन को लेके आगे चल रही है, जहां पे इनके जो इन्वेस्टमेंट्स है क्या सिर्फ हाइड्रो पावर पे ही सस्टेबल रहेंगे या ये अदर भी ऑप्शंस देख रहे हैं, जैसे सोलर, विंड और अलग से कोई भी रिन्यूएबल एनर्जीज को प्रोड्यूस करने का सेक्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस समय NHPC का बहुत सारा कारोबार खास करके सोलर एनर्जी में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रो, विंड और सोलर तीनों ही सेगमेंट में NHPC काम करना चाह रही है। और यहाँ पे सोलर में सबसे ज्यादा इन्होंने अपना अभी तक का कंट्रीब्यूशन दिया है, जहाँ पे 1000 मेगावाट का कंबाइंड प्रोजेक्ट चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, सोलर और हाइड्रो दोनों को मिक्स। वहीं पे आप 1600 से 1700 मेगावाट तक का अरुणाचल प्रदेश में सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने का जो एक एग्रीमेंट है, और खास करके अरुणाचल की 2 नदियों पे इनका जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो लगाने का भी काम नया एक चल रहा है। तो ये चीजें दिखा रही है कि आगे कंपनी के पास जो प्रोजेक्ट्स है वो कितने अच्छे हैं। अब यहाँ पे हम बात करें तो 1200 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट ये स्टैब्लिश करने जा रही है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ मिलके, उनके साथ भी ज्वाइंट वेंचर ही चला रहे हैं। तो NHPC के बारे में ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि अब यहाँ पे इनका जो बिजनेस है ये सिर्फ हाइड्रो प्रोजेक्ट और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने तक ही सीमित नहीं है। अब ये धीरे धीरे अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ये भी कंपटीशन के तौर पे टाटा पावर, अडानी पावर और GSW जैसी कंपनियों के सेगमेंट में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर हम साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें तो गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी है NHPC में वो 67% की है, जहां पे और भी हिस्सेदारी रिड्यूस होने के जो चांसेस है वो काफी कम देखे जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी 75% से कम है, जो कि सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से काफी ज्यादा ठीक है। अगर हम यहाँ पे FIs की देखें हिस्सेदारी तो वो 8% की है, जो कि इस बार थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि पिछले 6 महीनों से मार्केट में वैसे भी बिकवाली चल रहा था, तो 9.5% से घट के 8% के आसपास जो FIs है उनकी हिस्सेदारी आई है। अगर DIs की हम बात करें, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और म्यूचुअल फंड्स है, उनका 10% से ज्यादा का स्टेक है, और अलग से जो म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स है वो भी 8% के आसपास आती है, जो कि काफी अच्छा है। और पहले से ये थोड़ा सा बढ़ा भी है, क्योंकि इस समय DIs जो है वो धीरे धीरे अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो इन सब में बढ़ा रही है। यहीं पे अगर हम बात करें पब्लिक इन्वेस्टर की, जो रिटेलर्स, HNIs और जितने भी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका 12% से ज्यादा का स्टेक NHPC में, जो कि साल दर साल बढ़ा है और आगे और भी ज्यादा बढ़ने के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि ओपन मार्केट से अब पिछले कुछ दिनों में NHPC की जो वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो NHPC का जो 70-71 रुपए से लेके 74 रुपए का सफर है, और यहाँ से जो कंसोलिडेशन फेज चलेगा आगे के समय में, तो ये चीजें काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बनाती हैं कि शेयर प्राइस के साथ आगे आने वाले समय में और कौन कौन से अपग्रेडेशन देखने को मिलेंगे। कि हम यहाँ पे अगर डिविडेंड की बात करें तो साल भर में 1.5 रुपए के आसपास का डिविडेंड दे रहा है, जो 1.75 के एक डिविडेंड यील्ड के साथ देखा जा सकता है, जो काफी खराब भी नहीं है और काफी अच्छा भी नहीं है। तो कंपनी ऑब्वियस सी बात है आने वाले क्वार्टर्स में और भी अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट करेगी, नेट प्रॉफिट कमाएगी, तो वहां से आपको अच्छे डिविडेंड्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा NHPC के बारे में एक डिटेल वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।